नमस्कार, हिसार टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे हिसार लोकसभा सीट की और साथ ही बात करेंगे कांग्रेस हाईकमान ने ऐसा कौन सा सियासी गणित खेला है इस बार हरियाणा लोकसभा चुनाव में। जब हम बात करते हैं हरियाणा का समीकरण, हरियाणा की सियासत को लेकर कांग्रेस की खेल की, तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है जो वो चाहती है कि इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने पर शायद कांग्रेस हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में अपना परचम फहराने में कामयाब रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिसार लोकसभा सीट की। हिसार लोकसभा सीट की जब हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है कुलदीप बिश्नोई की। पूर्व के सांसद रहे हैं, मौजूदा विधायक रहे हैं आदमपुर के, और वह चाहते थे कि इस बार हिसार की लोकसभा सीट से वह अपने बेटे भव्य बिश्नोई को लॉन्च करें। चूंकि कांग्रेस के अधिकतर कार्यकर्ता और खुद नेता भी ये नहीं चाहते थे कि भव्य बिश्नोई को इतने जल्दी ही सियासत में ला दिया जाए, क्योंकि भव्य बिश्नोई का अनुभव कम उन्हें लगा था कि भव्य बिश्नोई को और भी राजनीति समझने की और कार्यकर्ताओं से मिलने की और अपनी पैठ और पकड़ और पहचान बनाने की बहुत ज़रूरत है। पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे कि भव्य बिश्नोई की जगह इस बार कुलदीप बिश्नोई खुद मैदान पर उतरे। खुद पार्टी हाईकमान ये चाहती थी कि कुलदीप बिश्नोई को इस बार हिसार लोकसभा सीट से उतारा जाए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ये दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार जाट उम्मीदवार हैं, इसलिए कांग्रेस को ये पूरा भरोसा था कि अगर गैर जाट उम्मीदवार के तौर पर प्रख्यात कुलदीप बिश्नोई को अगर वह चुनावी मैदान पे उतारती है तो कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सभी चाहते थे कुलदीप बिश्नोई लड़े, लेकिन कुलदीप बिश्नोई नहीं चाहते थे। वो अड़ के रह गए, अंत तक वो अड़े रहे अपने बेटे भव्य बिश्नोई के नाम पर। और आखिरकार जिस प्रकार से सारी चुनौतियों को पार करते हुए सारे कयास जो लगाए जा रहे थे, कोई कह रहा था कि टिकट के चक्कर में वो भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं, तो कोई कह रहा था किसी और से मुलाकात कर रहे हैं। इन तमाम कयासों, इन तमाम दबावों के बीच कुलदीप बिश्नोई आखिरकार भव्य बिश्नोई की टिकट लाने में कामयाब रहे। उनका टिकट लाना महज टिकट लाना ही नहीं, बल्कि ये भी साबित करता है कि कुलदीप बिश्नोई ने दिखा दिया है कि पार्टी हाई कमान में उनकी कितनी मजबूत पकड़ है। जितनी मजबूत पकड़ विधानसभा चुनाव में जब मुख्यमंत्री की बात आएगी, उतना ही ज़्यादा सरदर्द कुलदीप बिश्नोई को नहीं, बल्कि सरदर्द उन नेताओं को, उन कांग्रेसी नेताओं को जो हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे खुद को प्रमोट और प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम दूसरी बात करते हैं। ये तो रही हिसार लोकसभा सीट की कि कुलदीप बिश्नोई की पकड़ कितनी मजबूत है। उन्होंने इस दौरान हिसार लोकसभा सीट पे अपने बेटे की टिकट लाकर ये साबित कर दिया है। रही बात, हम बात करेंगे और कौन से एक्सपेरिमेंट इस बार कांग्रेस ने किए। कांग्रेस ने किए इस बार, पहली बार ऐसा होगा कि पिता और पुत्र दोनों चुनावी मैदान पर होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबसे प्रख्यात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा जो खुद चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे इस लोकसभा चुनाव के पहले प्रोजेक्ट कर दिया जाए, उनका चेहरा पार्टी हाईकमान घोषित कर दे, मगर पार्टी ने ऐसा कदम नहीं उठाया। पार्टी मानती थी और उनको ये पता था कि अगर हुड्डा के नाम को उन्होंने मोहर लगा दी तो इस बार लोकसभा सीट पे और इस बार लोकसभा चुनाव में उसे काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बावजूद इसके पार्टी हाईकमान ने अपना खेल खेला और इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही उतार दिया चुनावी मैदान पर। ऐसा करके न केवल उन्होंने मुख्यमंत्री के लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो ख्वाब हैं उनको थोड़ा लगाम लगाने की कोशिश की, बल्कि ये भी एक संकेत दिया है कि अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग होल्ड नेता मानते हो तो ये प्रूफ करके दिखाओ, और ये प्रूफ करके दिखाओ कि तुम चुनाव जीत सकते हो। और इसीलिए पार्टी हाईकमान ने इस बार, कांग्रेस की जो पार्टी हाईकमान ने, खुद राहुल गांधी चाहते थे कि सभी सीटों पर दमदार प्रत्याशी उतरे और इसी के लिए उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को भी चुनावी मैदान पे उतारा, वो भी आखिरी दौर पर। भूपेंद्र हुड्डा, आखिरकार उन्हें ये फैसला मानना पड़ा क्योंकि ये राहुल गांधी का सीधा फैसला था, पार्टी हाईकमान का फैसला था। वह इस फैसले को नकार तो नहीं सकते थे और इसी के साथ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा
एक साथ इस बार चुनावी मैदान पर दो अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से लड़ेंगे। जहां पे हम भूपेंद्र हुड्डा की हम बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा को सोनीपत सीट से उतारा गया है, जहां उनका मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश कौशिक से। रमेश कौशिक के बारे में माना जा रहा है कि उन्हें आजकल काफ़ी जगह पर लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ये बहुत सुनिश्चित थे कि इस बार सोनीपत सीट से चुनावी मैदान पर उतरकर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो अभी मौजूदा प्रत्याशी हैं, उनको मुंह के बल गिराएंगे और इस बार चुनावी मैदान पर उनको परास्त करके कांग्रेस की वहां पर दोबारा सत्ता लाएंगे। तो हम बात करेंगे दीपेंद्र हुड्डा की। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनावी मैदान पे उतरे हैं और इस बार उनका सामना करने के लिए पार्टी ने काफ़ी दिग्गज जो कार्यकर्ताओं को उनके साथ लगाया है। दीपेंद्र हुड्डा के लिए इस बार ये चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नज़र इस सीट पर लगी हुई है। वह चाहती है कि किसी भी हाल में रोहतक और हिसार, ये दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाए, और इसीलिए रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा के लिए और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तमाम कोशिशें कर रखी हैं ताकि उन्हें हरा सके। तो चलिए हम आज बात करते हैं कुरुक्षेत्र सीट की। कुरुक्षेत्र का नाम लेते ही इस संसदीय सीट से नवीन जिंदल का नाम उभर के सामने आ जाता है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, इस बार नवीन जिंदल इस चुनावी मैदान पर नहीं उतरे हैं। वो तो कहते हैं कि निजी कारणों से वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते, मगर क्या ये उनके हार का डर है या भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए दबाव की चिंता? फिलहाल जब हम बात करें कुरुक्षेत्र की और नवीन जिंदल की, तो नवीन जिंदल के मामले में काफ़ी समय पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, मगर नवीन जिंदल ने इन चर्चाओं को विराम लगाते हुए कहा था कि वह कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता हैं। मगर जिस प्रकार से नवीन जिंदल इस बार लोकसभा सीट नहीं लड़ना चाहते थे, उससे कहीं ना कहीं सूत्र ये बताते हैं कि नवीन जिंदल को अपनी हार का डर पहले ही महसूस हो गया था। जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी, नवीन जिंदल ने काफ़ी कुछ सभाएं कुरुक्षेत्र के लोकसभा के क्षेत्रों में की थी, और उन सभाओं में नवीन जिंदल ने ये पाया था कि कार्यकर्ताओं का जो रुझान है कांग्रेस और खुद उनके प्रति बहुत कम है। जो कार्यकर्ता और जो जोश जुनून उनके साथ होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उन्हें उस बात की कमी लगी। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में और उनके पक्ष में माहौल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, और इसका खामियाजा नवीन जिंदल को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए नवीन जिंदल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि वह इसके पहले भी राजकुमार सैनी, जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के उम्मीदवार थे, उनसे वह हार चुके थे। इसलिए दोबारा वह हारने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, और इसीलिए नवीन जिंदल, उन्होंने पार्टी आलाकमान को अपना फैसला सुना दिया था कि वह इस लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर पार्टी को लड़ाना ही है तो उनकी पत्नी को टिकट दे दिया जाए। लेकिन पार्टी उनके पत्नी को चुनावी मैदान पे उतारने के पक्ष में नहीं थी, और यही कारण है कि इस बार पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान पर नहीं उतारा। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, और मीडिया सूत्रों के अनुसार ये भी खबरें आ रही हैं कि नवीन जिंदल और उनका परिवार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के करीब माना जा रहा है, उनके परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये भी दबाव हो रहा है कि नवीन जिंदल और उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। मगर बार बार सावित्री जिंदल हों या नवीन जिंदल, उन्होंने इन तमाम चर्चाओं को केवल महज अफवाह और झूठी खबर बताया है और हमेशा इस बात से इनकार किया है। मगर जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र जैसी सीट से, जहां पर कुछ दिनों पहले नवीन जिंदल सभाएं कर रहे थे, अचानक उन्होंने जो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो रही है कि शायद नवीन जिंदल पहले ही मान चुके हैं अपनी हार। खैर कोई बात नहीं, वैसे देखते हैं कि असलियत क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं कांग्रेस के अगले एक्सपेरिमेंट की। अगले एक्सपेरिमेंट आता है फरीदाबाद से। फरीदाबाद में ललित नागर की टिकट काटकर कांग्रेस ने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, मगर ललित नागर इससे काफ़ी खफा है। वैसे सूत्र बताते हैं कि ललित नागर का टिकट काटकर
कांग्रेस ने मुसीबत मोड़ ली है। बता दें कि आपको कि ललित नागर की जब हम बात करें तो फरीदाबाद से उनके नाम की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने बहुत समय पहले ही कर दी थी और ललित नागर पूरे जोर शोर के साथ अपने चुनावी प्रचार रैली और सभाओं में लग चुके थे। जगह जगह उन्होंने दफ्तर खोले, ऑफिसेस खोले, प्रचार सामग्रियों का भी इकट्ठा कर लिया गया और काफ़ी कार्यकर्ता भी उन्होंने अपने साथ लगा लिए। जगह जगह वो घूम रहे थे, गाड़ियों से प्रचार कर रहे थे, मगर अचानक ही ये खबर आ गई कि ललित नागर की टिकट तो कट गई। ये टिकट कट गई। टिकट मिली किसे? अवतार भडाना को। वही अवतार भडाना जो कहा जाता है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बातों की जो टिकट के नाम की घोषणा होने के बावजूद इनको भडाना साहब को ये टिकट मिल गई। क्या था इसके पीछे कारण? वैसे सूत्र बताते हैं कि प्रियंका वाड्रा इसके पीछे कारण है और ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने खास सिफारिश की है। इन्हीं सब सिफारिशों के दम पर ही अवतार भडाना को टिकट देने की बात मानी जा रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि अवतार भडाना को टिकट देने का काफ़ी जोर लगाया जा रहा था और ये जोर कहाँ से लगाया जा रहा था इसका मैंने आपको उल्लेख कर ही दिया है। मगर क्या ये टिकट कटने के बाद नागर शांत बैठेंगे, उनके समर्थक शांत बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। ललित नागर ने अपने बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं। वो कहते तो हैं वो कांग्रेस में हैं, लेकिन उन्होंने और उनके समर्थकों ने जिस प्रकार से इस जो फरीदाबाद की जो टिकट काट के नए उम्मीदवार अवतार भडाना को खड़ा किया है चुनावी मैदान पर कांग्रेस ने, उनका वो पूर्ण जोर विरोध कर रहे हैं। अवतार भडाना के बारे में कहा जाए तो समर्थक जो हैं ललित नागर के, वो कह चुके हैं कि हम इस बार किसी भी कीमत पर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। उनका प्रचार रहेगा वोट फॉर नोटा। वोट फॉर नोटा, वोट फॉर नोटा के जरिए नागर अपना रोष जताएंगे और कांग्रेस के इस डिसीजन पर वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ने जो निर्णय लिया वह कितना गलत निर्णय लिया था। ललित नागर कहते हैं कि वह कांग्रेस के पुराने और सच्चे कार्यकर्ता हैं। वह झंडे लेकर काफ़ी प्रदर्शन, काफ़ी सभाओं में रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की हर सभाओं में, हर प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जबकि 3-4 अलग अलग पार्टियों से बदल के आने वाले भडाना को अचानक टिकट देने से न केवल पार्टी की गरिमा धूमिल हुई है, बल्कि जो विश्वास जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पार्टी हाईकमान से था, जो प्रदेशाध्यक्ष से था, वो सारी उम्मीदें कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गई हैं। इसलिए इस बार फरीदाबाद सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को उसका खुद का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने हाल में जो भडाना को टिकट दे दी है उसका उनको मुनाफा होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये जो सियासी दाव खेला है, हिसार से भव्य नागर की टिकट कट, पिता और पुत्र को चुनावी मैदान पर उतारा है, तो इन पूरे चीज़ों को देखकर और साथ ही साथ ये नवीन जिंदल को इस बार चुनाव से दूर रखा है, तो ये क्या एक्सपेरिमेंट इनका सफल होगा? इस बार कांग्रेस कितनी सीटें जीतेंगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, मगर ये एक्सपेरिमेंट इस बार चुनावी माहौल में चर्चाओं का विषय ज़रूर बनेगा। नमस्कार। हिसार टुडे, बदलते रहे समय के साथ। हिसार टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और पाएं हिसार की ताज़ा तरीन खबरें।